आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 11 डिस्कस करने के लिए। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग पहला चैप्टर ने इंट्रोडक्शन को अपना कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग ने पहले वीडियो में हमने हिस्ट्री जाना था कि हमारा ट्रेड कॉमर्स ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ है, और ट्रेड और कॉमर्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जाने थे, जैसे इंडिजीनियस बैंकिंग, फिर ट्रेड और कॉमर्स होता क्या है, ये सब। अब आज के जो लेक्चर में हम लोग इसका पहले एस्पेक्ट कवर करेंगे, यानी 3 कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। पहला, बिजनेस से हम लोग क्या समझते हैं, दूसरा प्रोफेशन से हम लोग क्या समझते हैं, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट से हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो तीनों कॉन्सेप्ट की अपनी अपनी मीनिंग से अपने अपने कुछ फीचर्स है, जिसको आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, और एट लास्ट इन तीनों में क्या अंतर है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं बिजनेस क्या होता है। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटी टू द टारगेटेड कस्टमर। ठीक है, देखिए, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला वर्ड ये है, यानी बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वो सारी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है जो कि कोई भी इंसान अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए करता है। यानी अगर किसी को मनी या बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो उसको इनडायरेक्टली मनी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी पैसा कमाने के लिए जो भी काम किया जाता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। या फिर किसी भी कंसिड्रेशन के लिए, अगर वहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं भी है डायरेक्टली, फिर भी कोई कंसिड्रेशन इन्वॉल्व है तब भी उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा। जैसे कि बार्टर सिस्टम, कुछ आप दोगे कुछ हम करेंगे, वो भी एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ डन ऑन रेगुलर बेसिस, जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे करना होता है। क्यों? ताकि हम लोग प्रॉफिट को अर्न कर सके। और अब हम प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, तो गुड्स और सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस करके, या तो बेच के, या तो दोनों करके, और फिर उन कस्टमर्स को फ़ायदा दिला के जिन्हें उन गुड्स या सर्विसेज की रियलिटी में ज़रूरत है। ठीक है, तो ये होता है बिज़नेस का मतलब बिज़नेस होता क्या है। तो हम लोग एट लास्ट एक समरी में ये समझ सकते हैं कि बिज़नेस कोई भी ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोला जाता है जो कि रेगुलर बेसिस पे किया जाए प्रॉफिट कमाने के लिए। कैसे? तो गुड्स और सर्विसेज या तो प्रोड्यूस करके या तो सेल करके, किन्हें? तो जिन्हें उनकी ज़रूरत है, यानी टारगेटेड कस्टमर्स को। तो इसी मीनिंग से कुछ हमारे फीचर्स डिराइव होते हैं। अब हम लोग वो फीचर्स को देखेंगे। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जैसा हमने पहले ही पढ़ लिया, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसका मतलब भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। फिर सेकंड, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। पहला तो या तो हम लोग यहाँ पे जैसे था प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैसे यहाँ पे प्रोडक्शन भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग कैसे प्रोक्योर भी कर सकते हैं। जैसे अब कार ही जब बनता है तो कार ज़रूरी नहीं कि सारे पार्ट्स उसके एक जगह बने, हर जगह से उसके पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। वो हर जगह अलग अलग जगह बनता है और फिर उसको असेंबल करके कार का मॉडल एक तैयार होता है, तो उसे हम लोग प्रोक्योरमेंट कहते हैं। यानी हर जगह से कुछ कुछ पार्ट्स को इकट्ठा करके उस आपस में जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना देना। या फिर प्रोक्योरमेंट मतलब आप कहीं से प्रोक्योर करो, उसको फर्दर सेल करो, यानी एक तरह से इंटरमीडियरी का भी काम, ये भी हमारा बिजनेस का ही एक पार्ट होता है। यानी कोई इंटरमीडियरी का अगर काम कर रहा है अपना खुद का, मतलब उसका इंटरमीडियरी का चैनल है, तो उसे भी हम लोग बिजनेस ही मानेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा सेल और एक्सचेंज। सेल यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आप बेचते हो, या फिर किसी और से लेके अगर आप उसे फर्दर सेल करते हो, तो ये भी हमारा एक बिजनेस ही है। और एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बार्टर सिस्टम का एग्जांपल भी दिया था इसमें, कि अगर आप कुछ लेते हो और बदले में कुछ और देते हो, ज़रूरी नहीं कि बिजनेस में आपका मनी इन्वॉल्व ही हो, मनी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होगा ही, चाहे वो बार्टर एक्सचेंज के रूप में हो, डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ मनी हो। तो अगर आप किसी चीज़ के बदले में कोई और सर्विस प्रोवाइड करते हो, या किसी गुड्स के बदले में कोई गुड्स लेते हो, या फिर जैसे भी मतलब सर्विस टू सर्विस, गुड्स टू सर्विस और गुड्स टू गुड्स, अगर आप लेते या देते हो तो उसे भी हम लोग बिजनेस ही मानेंगे। तो एक्सचेंज। और फिर रेगुलरिटी, यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस हमें तभी मानेंगे जब कि वो रेगुलर बेसिस पे किया जाए। अब सपोज हम ही लोग हैं, हम लोग सपोज एक कार है, हम लोग ने कार खरीदी, 5 साल बाद 10 साल बाद हम उस कार को बेचते हैं। ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट हुआ। सपोज अगर हम लोग ने वो कार खरीदी थी 2 लाख में, हमने उसे बेच दिया 3 लाख में आफ्टर 2 ईयर्स, तो जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ वो भी एक तरह से बोला जा रहा है कि प्रॉफिट अर्न के लिए होता है, गुड्स को बेच के या सर्विसेज को बेच के किया जाता है। तो क्या हम उसे बिजनेस कहेंगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर नहीं है। हम लोग हर बार कार खरीदते और कार बेचते नहीं, हमने कार खरीदी, हमने उसे बेचा। पर यही अगर शोरूम वाले अगर कार में डीलिंग करते हैं और वो बेचते हैं और उनसे जो अगर उन्हें प्रॉफिट मिलता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, तो वो हमारा बिजनेस का पार्ट होगा। ओके, फिर हमारा 5th पॉइंट है यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग।
अब कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करेगा, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कॉस्ट पे खरीद कर अगर उसे कॉस्टली में बेचना होगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा, कोई भी इंसान क्यों करना चाहेगा। तो उसका मेन मोटिव होता है कि वो कुछ प्रॉफिट कमाए, यानी उसका टोटल खर्चा में कुछ वो अमाउंट ऐड करे फिर उसको बेचे, जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो जो अपना एक मार्जिन ऐड होता है उसमें प्रॉफिट कहते हैं, वो हर एक बिजनेसमैन कमाना चाहता है। तो मेन मोटिव उसका होता है प्रॉफिट अर्निंग, यानी मुनाफा कमाना। अनसर्टेन, देखिए बिजनेस में कब कितना रिटर्न आने वाला कुछ नहीं पता। अब स्टार्टिंग में अगर कोई बिजनेस खोल रहा है, अगर वो अचानक अपना प्रॉफिट मार्जिन हाई कर देगा, हाई पे रखेगा, तो वो भी वो बाहर चला जाए, कंपटीशन के बाहर, यानी मार्केट के वो आउटकोर्स में चला जाए। तो इसलिए हमारा प्रॉफिट हमेशा अनसर्टेन होता है, कब कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा वो हम नहीं जानते, कितना हम लोग का क्या मिलने वाला है इन रिटर्न। स्टार्टिंग में मे बी कोई भी कंज्यूमर, कोई भी बिजनेसमैन को कम प्रॉफिट होगा, थोड़ा वो ग्रो करेगा, उसकी गुडविल बनेगी और उसका नेम एंड फेम होगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और ग्रेजुअली उसका प्रॉफिट इंक्रीज या फिर ड्यू टू अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस उसका डिक्लाइन भी होता है। जैसे अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट्स था ये, जिस कारण बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस हुआ, इवन बहुत सारी शट डाउन भी हो गई। फिर आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग नया करने जा रहे हैं तो हम लोग को पता है, हम लोग को नहीं पता कि उसकी ज़रूरत किसको है, कहाँ है, हम लोग उसका कोई आइडिया स्टार्टिंग में नहीं होता है प्रैक्टिकली। हम लोग बस थ्योरी थोड़ा बहुत सर्वे करते हैं, कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही कर पाते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क होता है कि हमारा वेदर, रिस्क का मतलब कुछ नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। यानी एक ऐसा खतरा जिससे हमें नुकसान हो सके, यानी हम लोग कहीं पर अगर पैसा फंसा रहे हैं, उससे अगर हमें उतना भी रिटर्न ना मिले जितना हमने इन्वेस्ट किया है, तो वो हमारा लॉस में कन्वर्ट होता है। और यही होता है बिजनेस में भी, बिजनेस में भी कहीं ना कहीं रिस्क होता ही है। अब उस रिस्क से हमें कैसे उसको डील करना है, कैसे निकलना है, वो एक बिजनेसमैन के ऊपर रहता है। ये कोई आपका नॉर्मली कोई ये नहीं है कि हाँ बिजनेस कर रहे तो हमें प्रॉफिट ही होगा या मिनिमल रिटर्न तो फिक्स है, कोई रिटर्न इसमें फिक्स नहीं होता, इसमें रिस्क होता है। खतरा, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो अब हम जो अपना गुड्स और सर्विसेज अगर किसी को दे रहे हैं तो एक बार तो चलिए हमने जैसे तैसे उसको कन्विंस करके बेच दिया या फिर दे दिया, अगर वो हम सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या वो दोबारा हमसे सर्विस लेगा, क्या दोबारा हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, तो नहीं खरीदेगा। तो ज़रूरी यहाँ पे भी हो जाता है कि जो हमारे टारगेट कंज्यूमर्स है, जिनको हम जानते हैं कि हमारे गुड्स की ज़रूरत है, तो उन्हें हम सेटिस्फाई रखें अपने प्रोडक्ट के फीचर्स या सर्विस के क्वालिटी से। फिर बिज़नेस में डिफरेंट टाइप की यूटिलिटी भी दी जाती है कस्टमर्स को, जैसे कि प्लेस, यानी यहाँ पे प्लेस मतलब हो गया प्रोडक्शन कहीं और होता है, कस्टमर्स कहीं और होते हैं, तो बिज़नेस के द्वारा इन्हें इंटरलिंक करके प्रोडक्शन और कंज्यूमर को वहाँ पे इस गैप को मिटाया जाता है। और बिजनेसमैन बोलते हैं आप जहाँ आप वहीं रहिए, हम आके वहाँ पे आपको सेल करेंगे। फॉर्म, यानी अगर कोई एक रॉ मटेरियल है, उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाने में उसका फॉर्म चेंज होता है, इसी को बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब अब एक कंज्यूमर है, अब हम ही लोग हैं, अगर हम लोग को अगर जो ओरिजिनल गोल्ड है अगर वो दे दिया जाए एकदम सॉफ्ट, जिसका हम लोग ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, तो उसके फॉर्म को चेंज किया जाता है एक बिजनेसमैन के द्वारा, उनके क्राफ्ट्समैन के द्वारा, तभी हम उनको यूज़ करते हैं एज अ ज्वेलरी। तो वहाँ पे उनका फॉर्म चेंज हो रहा है। फिर टाइम, जिस समय हमें जो चीज़ चाहिए क्या हमें वो तुरंत मिल जाती है, नहीं, अगर हम चाहे तो नहीं मिल सकती, पर बिजनेसमैन ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल बनाते हैं। ओनरशिप, जब भी वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन वो बिजनेसमैन के नाम पे होता है, बट जब वो हम लोग खरीद लेते हैं, हम जैसे कंज्यूमर्स जब उसे खरीद लेते हैं, कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, तो उसे हम ओनरशिप कहते हैं। आप कंज्यूमर्स और कस्टमर्स से कभी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कस्टमर्स जो कि एक्चुअल में सामान खरीद रहा है, बट कंज्यूमर्स जो वो खरीदे हुए सामान को कंज्यूम कर रहा है। कभी कभी कस्टमर्स और कंज्यूमर सेम भी होते हैं, बट आप ये मत समझिए कि हमेशा मतलब दोनों की मीनिंग सेम है। कस्टमर, सपोज हमें अगर किसी इंसान का बर्थडे, आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है, हमने एक सेलिब्रेशन खरीदा कहीं से, किसी शॉप से, ठीक है, सेलिब्रेशन हमने खरीदा, हम कस्टमर हुए, बट हमने किसको गिफ्ट किया, फ्रेंड को। किसने उसे खाया, हमारी फ्रेंड ने, तो कंज्यूमर कौन हुआ, हमारी फ्रेंड। समझ में आया? तो कस्टमर कंज्यूमर के बीच में ये डिफरेंस होती है, दोनों कभी आपस में इंटरचेंज मत कर दीजिएगा। नाउ ये हमारे बिजनेस थे, बिजनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग आते हैं प्रोफेशन की ओर। अब प्रोफेशन, देखिए इसको मीनिंग पढ़ने से पहले इसको हम आपको पहले ही बता देते हैं, प्रोफेशन को वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होता है जो कि कोई भी इंसान अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करता है, बट इसे करने के टाइम एक इंसान के पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर स्किल्स होना चाहिए उस प्रोफेशन के लायक,
और प्लस उसका मोटिव मेनली सर्विस को मतलब सोसाइटी को सर्व करना होना चाहिए। ये नहीं कि सोसाइटी से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हाँ वो सोसाइटी को सर्व करे फिर उससे वो इनकम कमाए, दैट इज़ अनदर थिंग। वैसे वो करेगा तो उसे प्रोफेशन कहा जाएगा, बट वो एक्सप्लॉइट करेगा और सोसाइटी को सर्व नहीं करेगा बल्कि उन्हें गलत मेडिसिन, सपोज एक डॉक्टर है वो गलत मेडिसिन देगा, गलत इलाज करेगा, महंगी मेडिसिन जानबूझ के देगा, तो ये सब प्रोफेशन के खिलाफ होता है। ठीक है, अब हम लोग इस बारे को पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म बाई पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू सर्व द सोसाइटी। अब मेन मोटिव क्या होता है, सर्व द सोसाइटी। यहाँ पे टू सर्व द सोसाइटी इम्पार्शियली भी आप लिख सकती हैं, मतलब बिना किसी भेदभाव के। अगर कोई डॉक्टर है, अगर उसके पास कोई एक सपोज एक पेशेंट आया, उसका कपड़ा मतलब बहुत डिस्गाइज्ड वे में है, ये है, और एक कोट पैंट पहन के आया, तो डॉक्टर को ये नहीं करना चाहिए कि पहले कोट पैंट वाले को उसको हटा के बोला जाए कि नहीं पहले कोट पैंट जो पहने वो बहुत डिसेंट लग रहा है, पहले हम उनका इलाज करेंगे, इन लोग को देखेंगे, लास्ट में टाइम बच गया मेरे पास तो मैं इन्हें देख लूँगा। नहीं, जो पहनने आए एक प्रॉपर क्यू या प्रॉपर मैनर जो भी उधर फॉलो होता, उस हिसाब से जो भी फर्स्ट कमर है उन्हें हम पहले देखेंगे, बाद में उनको देखेंगे। ठीक है, तो वो इसका मतलब यही हुआ प्रोफेशन का मतलब। प्रोफेशन के भी कुछ कुछ फीचर्स है जो कि मीनिंग के बाद आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी प्रोफेशन फॉलो करने के पहले हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे आप अगर मैनेजमेंट में ही जाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, MBA करना होता है प्रॉपर, तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज भले कंपल्सन नहीं है, बट अब अगर आप इंजीनियर हो तो आपको BTech MTech ये सब काफ़ी प्रोफेशनलिज्म मतलब कोर्सेज होते हैं जो आपको करना पड़ता है। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, प्रोफेशन के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में भी काम करवाया जाता है, जैसे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्हें आर्टिकलशिप दी जाती है। ये सब हमारे अंदर 3 साल का जैसे कंपल्सन आर्टिकलशिप होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स में। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ये भी जो दिया था, इनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं कैसे करवाना है, कहाँ प्रैक्टिकल। एक तो होता है कि आपको प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, एक ऑफ जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी आपको मतलब एक डेमो करके एक ऑर्गेनाइजेशन का डेमो दे के आपको करवाया जाएगा वहाँ पे काम, और एक होता है नहीं आपको ओरिजिनली में मतलब कंपनी में जाके उनके कलीग्स के साथ आपको घुल मिल के काम करना होगा। तो डिफरेंट मेथड्स और ट्रेनिंग होता है और उनसे हमें एक्सपीरियंस मिलता है अंडर प्रोफेशन। फिर होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन, हर एक प्रोफेशन का एक बॉडी होता है जो कि उसे गवर्न करता है, उसे अपना मेंबरशिप देता है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि अपने मेंबर्स को मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह से हर प्रोफेशन का अपना अपना प्रोफेशन एसोसिएशन होता है। फिर होता है कोड ऑफ कंडक्ट। अब एक प्रोफेशनल इंसान है, प्रोफेशनल इंसान ऐसे ही जैसे तैसे बिहेव नहीं कर सकता, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, वो किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। उसे एक नॉर्मल इंसान और एक एडिकेट और अपने मॉरल वैल्यूज़ को देखते हुए किसी के सामने भी अपने आप को कम्युनिकेट या उसके आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए। प्रायोरिटी टू सर्विस, कभी कभी होता है कि उन्हें देखना होता है कि पैसा मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो एक लेवल के बाद ग्रीड कभी कभी लोगों में आ जाता है, तो वहाँ पे प्रोफेशन में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रोफेशन जब भी आप फॉलो कर रहे हो तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन को हमेशा सर्विस के नीचे रखना चाहिए, यानी सर्विस को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए आपके रेदर देन इकोनॉमिक कंसिडरेशन के। ठीक है, जो कि हमारा प्रोफेशन। नो नेक्स्ट कम टू एम्प्लॉयमेंट। दो जनरली एम्प्लॉयमेंट आप देखते हो कि एम्प्लॉयर आप बहुत सुनते होंगे डेली लाइफ में। तो एम्प्लॉयमेंट और कुछ नहीं, कोई भी एक ऐसा इंसान जो किसी और इंसान के अंडर काम करता हो और उसके रूल्स, उसके ऑर्डर्स, उसके गाइडलाइन सब कुछ मानता हो और बदले में उसको क्या मिलता हो, एक रेम्यूनरेशन जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसे बता दिया जाता हो। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है क्योंकि इसमें वो रेम्यूनरेशन के लिए काम करता है। तो इसका भी हम मतलब पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन वर्क्स अंडर समवन एंड एज पर समवन गाइडेंस टू रिसीव रेम्यूनरेशन यानी सैलरीज, पैसे मतलब जो भी उसे मिलता है, सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया, कोई भी प्रॉपर बोनस मतलब डेली वेजेस कुछ भी उसे मिल रहा है इन रिटर्न उसके मतलब उस इंसान को कि सामने वाले के अंडर काम करने से, तो उसे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मेनली जो इंसान अंडर काम करता है किसी के उसे हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं, और जो उसके ऊपर रूल यानी उसके ऊपर ऑर्डर जमा सकता है उसे हम लोग एम्प्लॉयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे सर्विस टू अदर्स, यानी यहाँ पे जो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप यानी एम्प्लॉय जो किसी के अंडर काम कर रहा है, वो पर्सन जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, सर्विसेज दूसरों को देता है, अपने परफॉर्म करके दूसरों को सर्विस देता है। क्या, तो ऊपर वाला जैसे जैसे एम्प्लॉयर बोलता है वैसा वैसा सर्विस वो थर्ड पार्टी को देते जाता है। इसका एक मेन पॉइंट होता है। फिर पर्सनल सर्विस, अब जो इंसान अपॉइंट हुआ है
किसी के अंडर, वही वो सर्विस को परफॉर्म कर सकता है। ये नहीं कि वो खुद नौकरी ले लिया, खुद सब कुछ उसको एलिजिबल कर दिया गया, अब वो अपने भाई अपने बहन को बोलते हैं नहीं जाओ तुम मेरे बदले जाके ऑफिस में अटेंड कर लो, मेरे बदले काम कर लो। ये यहाँ पे नहीं होता है, पर्सनल सर्विस यानी उसे खुद वहाँ पे जाके सर्विस देनी पड़ती है। एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, आप लोग को मतलब एम्प्लॉय से एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाए जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग ईच एंड एवरी पॉइंट कि उसको कैसे उसे कोड ऑफ कंडक्ट रखना है, क्या क्या काम उसे करने हैं, उसकी सैलरी क्या होगी, अगर उसे रिटायरमेंट या फिर उसको रिज़ाइन करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, सब कुछ उसको उस टाइम बता दिया जाता है उस एग्रीमेंट में। सर्वेंट, देखिए एम्प्लॉयमेंट को एक तरह से सर्वेंट भी बोला जाता है। ये देखिए ये फैक्ट है कि वो किसी के अंडर काम करता है, किसी के ऑर्डर्स को मानता है। तो सर्वेंट भी क्या करता है, सर्वेंट भी किसी के अपने जो मालिक होता है, जो ओनर होता है उसका, जो जिसको गवर्न करता है, उसके वो ऑर्डर्स को मानता है। तो जो भी पर एम्प्लॉयमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक सर्वेंट भी है कि वो एक सर्वेंट है, ठीक है। अब नो नीड ऑफ कैपिटल, जब आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो भी पैसा लगाता है वो ओनर लगाता है, जिसके जो आपके ऊपर ऑर्डर चलाता है। आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, आप बस जाइए, वो जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा आप काम करिए। नो रिस्क, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जितना आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उतना आपको रेम्यूनरेशन मिलना ही मिलना है, भले आपके बॉस को लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का नेचर बहुत ही इफेक्ट करता है कि अगर एम्प्लॉयर अगर आपका र्यूड बिहेवियर का, अगर हार्श बिहेवियर का है तब बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, और अगर वो आपका सॉफ्ट नेचर का, कोऑपरेटिव नेचर का, फ्रेंडली नेचर का, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो ये सब थे हमारे तीनों कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए इनके तीनों कॉन्सेप्ट्स तो हमने पढ़ लिए, अब तीनों के हम लोग को डिफरेंस भी जानने होंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग इसके डिफरेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, उसके यहाँ से हम लोग के डिफरेंस कवर हो जाएंगे इतने में ही। ठीक है, तब हम लोग डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं तीनों के, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो पहला हम लोग का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा कमेंसमेंट, तीनों का। ओके, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ बी वर्सेस ई, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा कमेंसमेंट। ठीक है, तो कमेंसमेंट मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे की जाती है। तो शुरुआत कैसे होती है, तो बिजनेस जब भी हमें शुरू करना होता है, तो बिज़नेस शुरू करने के टाइम हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि हमें कंपनीज एक्ट, ये सब रूल्स में हमारे एक्ट में बताए जाते हैं। उसके हिसाब से हमें कोई भी बिज़नेस शुरू करने के पहले वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। प्रोफेशन स्टार्ट करने के पहले जो हमें स्किल्स है, जो हमारे नॉलेज जो हमें चाहिए उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, वो हमारे पास होने चाहिए, उसका एक डिग्री होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट आपका उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। यानी जो हमने यहाँ पे एग्रीमेंट की बात की थी या फिर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर की बात की थी, जिस दिन वो एक एम्प्लॉय को मिल जाता है उस दिन से उसको एम्प्लॉयड मान लिया जाता है। अब सेकेंड हमारा आता है नेचर ऑफ वर्क। ये जो बिज़नेस के अंडर होता है वो नेचर ऑफ वर्क खुद ओनर डिसाइड कर सकता है, उसे कैसा काम करना है, उसका किस टाइप का बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है। प्रोफेशन जिस टाइप की आपने डिग्री ली है उस पर डिपेंड करता है। और एम्प्लॉयमेंट जैसा कि एम्प्लॉयर बोलता है आपको, उसके गाइडेंस के अनुसार आपको काम करना होता है। अब थर्ड आपका आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिज़नेस में पूरा पैसा ओनर का होता है, मतलब हमें खुद ही सारे कैपिटल का अरेंजमेंट करना होता है। कैसे अरेंजमेंट करना है वो पूरी जिम्मेदारी बिज़नेस के ओनर पर रहती है। प्रोफेशन में अगर आप अपना सेपरेट कुछ चलाना चाहे, जैसे डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक खोलना चाहे, अगर एक सीए अपना खुद का फर्म खोलना चाहे, कुछ सीए मिलकर, तो वहाँ पर अगर उन्हें चाहिए तो कैपिटल लगता है, बट वो बहुत ही मिनिमल होता है एज़ कम्पेरिजन टू बिज़नेस जब चलाना हो। और एम्प्लॉयमेंट में आपको ज़ीरो कैपिटल लगता है, सारा कैपिटल आपके बॉस का होता है। उसके बाद आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क।
जैसे कि हम लोग ने फीचर्स में ही पढ़ा था कि बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि सारे डिसीजन हमें खुद से लेने होते हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं होता, कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं उस पर हमारा डिपेंड करता है प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। प्रोफेशन में रिस्क थोड़ा बहुत होता है नेग्लिजिबल अमाउंट में कि वेदर हमारा जो हमने जो सोशल मोटिव है हमारा जो सर्व करने का वो हमारे पास उससे लोग आ रहे हैं या हमसे सेटिस्फाइड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में ज़ीरो रिस्क होता है, जो आपको गारंटेड अमाउंट होता है वो आपको मिल ही जाता है। फिर आपका आता है क्वालिफिकेशंस। एक बिज़नेस खोलने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोफेशन के टाइम आपको एक प्रॉपर आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए होते हैं, जो भी आपको नॉलेज चाहिए स्पेशलाइज नॉलेज वो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट सब कुछ होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में इट मे बी और मे नॉट बी, मतलब अगर आप स्किल्ड चाहते हो अब वो कम आपको डिपेंड करता है आपको कैसी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आपको एक लेवल ऑफ डिज़ायर, अगर आपको मैनेजर की पोस्ट है तो मे बी आपकी कंपनी कुछ आपसे क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड करे, अगर आपको एक लेबर या वर्कर का एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। मेन प्रॉफिट हम उसमें देखते हैं प्रोफेशन में कि हम सोसाइटी को सर्व कर सके अच्छे से, और एम्प्लॉयमेंट में जो हमारी रेम्यूनरेशन है वो हमें टाइम से मिल जाए और उसमें इंक्रीमेंट होते रहे टाइम टू टाइम। फिर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है कि क्या आप अपना जो ओहदा है जो अपना पोजीशन आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो येस बिजनेस में आप कर सकते हो। अगर कोई ओनर है वो अपने बेटे को या किसी भी इंसान को अगर अपना ओनरशिप या अपना डेजिग्नेशन देना चाहे तो वो दे सकता है। प्रोफेशन में ये नहीं हो सकता है जब तक सामने वाले के पास वो नॉलेज या वो स्किल्स या फिर वो मतलब क्वालिफिकेशंस ना हो। एम्प्लॉयमेंट में ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे उसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर होता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है जिस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट होता है आपका एफिशिएंसी टेस्ट। अब हम लोग इन तीनों ही केस में जो इंसान इन्वॉल्व उनकी एफिशिएंसी कैसे टेस्ट करें, तो बिजनेसमैन की एफिशिएंसी तभी चेक हो जाती है अगर उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो रहा है तो वो बिजनेसमैन प्रॉपर है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। एज वेल एज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। प्रोफेशन में देखी जाती है वो प्रॉपरली सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है सोसाइटी को, कहीं वो एक्सप्लॉयट तो नहीं कर रहा है। और एम्प्लॉयमेंट में उसके डेडिकेशन ऑफ वर्क के साथ यानी किस डेडिकेशन से अपना काम कर रहा है, अपने टारगेट्स को जो उसके एम्प्लॉयर दे रहे हो किस डेडिकेशन से उसको अचीव कर रहा है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई भी ऐसे प्रॉपर डिज़ाइन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। बट हाँ अगर वो चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी अपने नॉर्म्स अपने सामने वाले से कैसे बिहेव करना चाहिए वो देखता है। प्रोफेशन में भी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हर एक एसोसिएट बॉडीज़ ने डिज़ाइन करके रखा है कि उन्हें अपने क्लाइंट से अपने मतलब जो भी उनके कस्टमर्स है उनसे कैसे डील करना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर में जो मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर जो दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट में, उसे सब कुछ बता दिया जाता है कि उन्हें कैसे लिखना होता है और कैसे नहीं लिखना होता है। ओके, तो यही था मेन पॉइंट हमारा सेकेंड टॉपिक।